That is why we say the cell is the fundamental unit of life, or the cell is the basic structural as well as functional unit. Welcome everyone, my name is Khushmeet Kaur and I will be taking your botany subject. Today we are going to start with a very important chapter of your 11th class, and that is cell, the unit of life. Okay? So let's start. As it is written here that the cell is the basic unit of life. Why cell is the basic unit of life? What is so special about the cell? ठीक है? We have been studying this as childhood that cell से tissue बनते हैं, tissue से organ, organ से organ system और organ system से organism. We have been studying this. तो बेसिकली चाहे कोई ऑर्गेनिज्म पूरे ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल पे हो या फिर टिश्यू लेवल पे हो या फिर एक सिंगल सेल से ही क्यों ना मिलके बना हो, हर ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज सेल. सो हम सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज इट्स स्ट्रक्चरल रोल. ठीक है, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रोल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, एक सेल से ही मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन. ठीक है, फिर उससे ही क्या बनता है हमारा टिश्यू सिस्टम. इन द केस ऑफ प्लांट्स आल्सो यू कैन राइट. या फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम और उससे होल फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म. राइट, तो किसी भी लेवल पे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसकी बेसिक यूनिट क्या रहेगी? सेल. सो दैट इज व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्या सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल है? क्या सिर्फ जो सेल है वो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहा है बस? नो, जस्ट नॉट दैट. ठीक है, जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन योर बॉडी इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी में, चाहे रेस्पिरेशन है, ठीक है, प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड एंड परफॉर्म्ड बाय दीज सेल्स. ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे सेल में, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल आर डन बाय माय सेल ओनली. ठीक है, कैसे फंक्शंस? सो सेकेंड रूल आई एम गोइंग टू राइट. सेकेंड रूल इज फंक्शंस. What are those functions? All the metabolic functions like respiration, photosynthesis, digestion, etc. Defense में भी, हर चीज में बेसिकली जो भी तुम्हारी बॉडी में फंक्शंस हैं उन सबको कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है. एनर्जी कौन बना रहा है? सेल बना रहा है. यूटिलाइज कौन कर रहा है? सेल कर रहा है. तो सेल जो है इट इज द होल सोल ऑफ योर बॉडी. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई? बिकॉज इट हैज बोथ स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज फंक्शनल रोल. That is why we say the cell is the fundamental unit of life, or the cell is the basic structural as well as functional unit. क्योंकि structural role तो इसका है ही, और साथ ही साथ we also have the functional role of the cell. ठीक है. Now, on the basis of number of cells, the organism can be divided into two. All of us are aware of it. We can call it as unicellular organisms or multicellular organisms. ठीक है, यूनी का मतलब क्या है? वन. मल्टी मतलब बहुत सारे. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. इनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं. ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द वंस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मेनी सेल्स. ठीक है, सिंगल सेलुलर कौन सा है? यूनिसेलुलर कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, बैक्टीरिया है. ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं.
ऑल ऑफ अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब तुम एक चीज याद रखो, जितना कैपेबल मैं हूं लाइफ के और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, उतना ही कैपेबल एक बैक्टीरिया भी है। ठीक है, चाहे उसके पास एक सेल है बस, बट दैट सेल गिव्स बैक्टीरिया द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और जो भी फंक्शन उसको जीने के लिए रिक्वायर्ड है, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल। इमेजिन करो एक बैक्टीरिया का सिंगल सेल है, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा है, बॉडी भी बना रहा है, रिप्रोडक्शन भी करा रहा है, रेस्पिरेशन भी करा रहा है, हर एक चीज जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है उसकी बॉडी को, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, एनीथिंग, everything is performed by that single cell. So you should never underestimate the power of a single cell. So a single cell or a unicellular organism is capable of life as much as the multicellular organism. Of course, जैसे जैसे हम number of cells बढ़ाते हैं, number of complexity keep on adding on. ठीक है, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उसके फंक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे जितने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के होंगे। लुक, बैक्टीरिया सो सिंपल, ठीक है, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है, 20 मिनट लाइफ साइकिल है। हमें देखो, ठीक है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास तो ऑर्गन सिस्टम है पूरा प्रॉपर, और उसको जोड़ जोड़ के डिफरेंट को जोड़ के पूरा ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, हमें रिप्रोडक्शन में 9 मंथ्स लगते हैं। सो बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन the point here is that a single cellular organism is also capable of that. ठीक है, ऐसे मत समझो कि वो सिंगल सेलुलर है तो बेचारा है, नहीं जी पाएगा खुद से, नहीं, it is very much independent. Okay, and this is what your NCERT says, a very important line from your NCERT. It says unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. ये दोनों पॉइंट्स हमारी NCERT मेंशन करती है। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वो कह रहा है अगर कुछ भी एक कंप्लीट सेल से कम स्ट्रक्चर है तो दैट डज नॉट इंश्योर लाइफ और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे वायरसेस, वी विल स्टडी अबाउट वायरसेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वायरसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं कि दे आर एसेलुलर, दे डू नॉट हैव अ सेल, that is why they are not completely living, they are only living when inside the host cell. समझ रहे हो? तो कुछ भी, अगर कोई भी स्ट्रक्चर एक कंप्लीट सेल से कम है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंटली जी तो नहीं सकता। ठीक है, hence cell is the fundamental structural and functional unit of all the living organisms. I hope it is clear. We have learnt about the structural and functional role, and hence we are saying कि जो सेल है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से, कि ये जो डिस्कवरी थी ये सेल की करी किसने। He was the महान साइंटिस्ट, his name was रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1865 के अंदर सेल की डिस्कवरी करी थी। लेकिन क्या वो एक लिविंग सेल था? अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ डेड सेल। एक्चुअली उन्होंने ट्री के बाग से कॉर्क सेल्स निकाले थे। जो ट्री के बाग के सेल्स होते हैं, दोज आर नोन एज कॉर्क सेल्स व्हिच आर डेड सेल्स। ठीक है, तो वो सेल्स कैसे थे? वो डेड सेल्स थे। इसीलिए जो उन्होंने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व करा था वो कैसा था? इट वाज अ डेड सेल। ठीक है, so he discovered a डेड सेल। उस टाइम पे इतने कोई प्रॉपर माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो उन्होंने मैनेज किया खुद ही टू मेक अ ओन माइक्रोस्कोप ऑफ इट्स ओन, एंड व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दैट सेल under the microscope he saw something like this. This was an illustration. If I zoom it something like here, it is this. Basically what is drawn here, ऐसे सर्कल माइक्रोस्कोपिक व्यू है और उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लाइक दिस सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली जब उन्होंने देखा ये, तो उनको लगा कि यार इसकी रिजेम्बलेंस किसी चीज से। ठीक है, उस टाइम पे जो मॉन्क्स थे वो ऐसे डब्बे जैसे कमरों में रहते थे, सेल जैसे कमरों में। ठीक है, तो उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल वैसे हैं जिन कमरों में मॉन्क्स रहते हैं, वो भी ऐसे स्क्वायरिश होते हैं और बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उन रूम्स को हम बोलते थे सेलुला। ठीक है, इसीलिए उससे वर्ड आया सेल।
इसीलिए इन्होंने ऐसे जो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, मतलब ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, इनको क्या बोला, इसको हमने नाम दे दिया सेल। ठीक है, तो बेसिकली हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल? इफ इट इज सेइंग नॉन डेड सेल, then you should go for Robert Hooke. When I'm emphasizing dead cell, the reason is that we will also learn about the discovery of living cell. So don't get confused between the two. ठीक है, Robert Hooke discovered the dead cell from the bark of the tree. And which type of cell? It was a cork cell. Hence, it was a dead cell. When he saw these compartments, he called that compartments as cells. Compartment as cells. Got it? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कौन आए? नेक्स्ट हमारे पास आए एंटन वन ल्यूवेनहॉक. इनके तो नाम में ही एल है, एंड एल फॉर लिविंग. ठीक है, तो बेसिकली ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स. ऐसे ही वो टहलने निकले और उनको देखिए एक वाटर बॉडी, उस वाटर बॉडी से उन्होंने सेल उठाया. किसका था ये तुम सोच कर आना. ठीक है, तो उन वाटर बॉडी में से बेसिकली जब उन्होंने सेल उठाया और उसको ऑब्जर्व किया, सो दैट वाज अ लिविंग सेल. सो फॉर द क्रेडिट गोज टू एंटन वन ल्यूवेनहॉक फॉर द डिस्कवरी ऑफ living cell. He was responsible for the discovery of living cell. Robert Hooke, dead cell, and Anton van Leeuwenhoek, living cell. The next one was Robert Brown. इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. What is nucleus? Nucleus is the brain of the cell. Why? Because it has genetic material and controls the cell. Okay, we'll study that. Okay, so basically we have studied 3 discoveries. Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, and one more Robert, and that is Robert Brown. ठीक है, Robert Hooke dead cell, Anton van Leeuwenhoek living cell, and Robert Brown for the nucleus. Clear? The next one topic that we are going to cover is cell theory. What is cell theory? ठीक है, तो बेसिकली अब क्या था, अब लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया जानने में कि क्या है सेल, उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है. धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवरी करनी चालू करी. ठीक है, उसके लिए हमारे पास थे मैथियास शिल्डन और कौन थे? थियोडर श्वान. ठीक है, जो शिल्डन साहब थे ये थे बॉटनिस्ट. ही वॉज अ बॉटनिस्ट. और जो श्वान थे ही वॉज अ जूलॉजिस्ट. ठीक है, अब जाहिर सी बात है ही वॉज अ बॉटनिस्ट, सो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लांट्स. He was a zoologist, hence he was more interested in animals. तो बेसिकली सबसे पहले क्या किया, जो शील्डन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. और जब उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कंक्लूजन दिया क्या हमें, कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ cells and product of cells known as tissues. तो जब उन्होंने प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया, प्लांट के पार्ट को ऑब्जर्व करा, उसमें उन्होंने देखा कि सारे ही प्लांट के पार्ट्स बेसिकली किससे बने हैं? सेल से, और प्रोडक्ट ऑफ सेल से जो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. ठीक है, तो 1 साल बाद शिल्डन श्वान बोलते साहब कि मुझे भी देखना है, मुझे भी चेक करना है कि एनिमल में भी ऐसा है. तो बेसिकली ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च इन द केस ऑफ एनिमल, एंड व्हाइल ही वाज सर्चिंग फॉर एनिमल्स, जब वो एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें उनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली. क्या मिला उनको? बेसिकली व्हेन ही ऑब्जर्व्ड द एनिमल सेल, he saw that the outermost layer is very special, and that layer today we know as plasma membrane. है ना? This layer was plasma membrane. तो उन्होंने बोला ठीक है, माना मैं बॉटनिस्ट नहीं हूं बट चेक करता हूं कि प्लांट्स के अंदर भी ऐसा है. ठीक है, सो इन केस ऑफ एनिमल्स द outermost layer was plasma membrane. लेकिन जब वो ये सेम चीज प्लांट्स के अंदर चेक करने गए, so he found a layer, a protective layer outer to the plasma membrane,
and this layer was nothing but cell wall. As you know, cell wall is present in the case of plants, but it is absent in the case of animals. That is why this was a side discovery. He was going to see for that only कि सारे animals जो हैं वो cell से मिलके बने हैं ना, basic unit, ठीक है. बट ये ढूंढते ढूंढते उनको ये भी मिल गया कि जो एनिमल्स हैं उनके आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके पास एक आउटर एक्सटर्नल लेयर है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज सेल वॉल. क्लियर है? ठीक है. तो उन्होंने, अच्छा डिस्कवरी तो उन्होंने ये निकाली जब एनिमल्स को उन्होंने प्रॉपरली जांच पड़ताल कर ली उनकी, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल द एनिमल्स, और इनका वर्क भी ले लिया साथ में, एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले शील्डन आए. शील्डन ने क्या किया था, प्लांट्स का बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से. फिर श्वान आए, उन्होंने बोला मैं एनिमल में चेक करूंगा, और वाइल चेकिंग इन एनिमल उनको एक एक्स्ट्रा डिस्कवरी मिली विच वाज कि एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट्स की क्या है, सेल वॉल. मेम्ब्रेन उनके अंदर भी है लेकिन मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है, दैट इज सेल वॉल. और उन्होंने भी सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया. दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी का पार्ट है ये कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ठीक है. तो हमने ये जान लिया कि जो सेल है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, बेसिकली वो सेल से मिलके बने हैं. लेकिन ये सेल आ कहां से रहा है, ये सेल बनता कैसे है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आया, और इस क्वेश्चन को आंसर करने कौन आया, इस हाउ का आंसर करने आए वो साइंटिस्ट जिनके नाम में ही था हाउ. ठीक है. हिज नेम वाज रुडोल्फ विर्चो. ही टोल्ड अस दैट हाउ सेल is dividing and making new cells from pre-existing cells. I'll write the statement and then I'll explain you. ठीक है. So basically, Rudolf Virchow ने हमें क्या बोला? He told us that cells divide to form new cells from pre-existing cells. इन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं, मतलब क्या बोला, देखो उन्होंने बोला ये सेल है मेरा, सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. दिस इज माई प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दीज आर माई न्यू सेल्स. तो नए सेल कैसे बनते हैं, पुराने सेल ही अंडरगोज डिवीजन एंड देन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. And he called this theory, a very, very important word that you have to remember. He called it as omnicellular acellular. This was the name of the theory which he gave. Omnicellular acellular, very important term. A PYQ was also asked from it. I'll show you what it is. ठीक है. So basically, Shieldon, Schwann और Virchow सबकी कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट करके हमने क्या करा, उसको एक्यूमुलेट करके हमने बनाई सेल थ्योरी, जिसके 2 पॉइंट्स थे. द फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यूज. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट वाज द अबव वन ओनली, दैट cell divides to form new cells from pre-existing cells. ठीक है. So these were the 2 points of the cell theory. ठीक है. एक बार हम टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्टिंग में क्या था, 1665 में कौन था, रॉबर्ट हुक थे, who observed a cock cell which was a dead cell. So that is why he was given the credit for the discovery of dead cell. Then came in 1674 Anton van Leeuwenhoek and he saw first the live cell. Then in the year 1831 Robert Brown discovered nucleus. This was the discovery part, and now we are going to study about the cell theory part. The first one was Shieldon in 1838 who discovered that all the plants are made up of cells and product of cells.
Then Schwann, after 1 year, told us that all the bodies of animals are composed of cells and product of cells. And then finally, the answer of how was given by Rudolf Virchow, that cells divide to form new cells from pre-existing cells, and he called him as omnicellular acellular. Okay, so today we have discussed about the discoveries and basic cell theory. Let's do one question and then we will wrap up. Yes, this question we can attempt. This is a PYQ. The concept of omnicellular acellular was proposed by, we have 4 options here, Aristotle, Schwann, Schleiden and Rudolf Virchow. Okay, Aristotle is not here. Schwann, Schleiden and Virchow contributed in the cell theory, and among these 3, Rudolf Virchow is responsible for giving omnicellular acellular. Right? So in the next class, we are going to discuss about the components of cell. Thank you.